Welcome to Study Smart Academy. Today in this video, we learn class 10th chemistry, chapter 4, carbon and its compounds. बच्चों, आप सबको हमारी क्लास में खुश आमदीद। आज की इस क्लास में हम स्टडी स्मार्ट के नोट्स से सफ़ा ब सफ़ा और मतलब बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। और बच्चों, याद रखें, केमिस्ट्री को रटना नहीं है, हमने उसे समझना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है कार्बन की मौजूदगी और उसके बॉन्डिंग, मतलब अकरंस एंड बॉन्डिंग। अगर हम देखें तो कार्बन कुदरत में हर जगह पाया जाता है। सही। फिजा में ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की शक्ल में है, जमीन की तह में मिनरल्स की शक्ल में, और तमाम जानदारों में भी कार्बन मौजूद है। हाँ, और ईंधन में भी तो होता है ना, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, बायोगैस और मार्श गैस, ये सब कार्बन ही तो हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है बच्चों कि कार्बन आज़ाद हालत में भी मिलता है, मतलब खालिस हीरा और ग्रेफाइट की शक्ल में। अच्छा, कार्बन हर जगह मौजूद है, लेकिन ये किमियाई तौर पर कैसे बर्ताव करता है? यही तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हम कार्बन का डायलेमा कहते हैं। देखें बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। तो उसके आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, और केमिस्ट्री का उसूल है कि इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो अब कार्बन को मजीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन नहीं सकता। और वो इसलिए बच्चों, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं। उन 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना नामुमकिन सी बात है। सही। तो फिर क्या ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए बहुत ज्यादा तवनाई यानी एनर्जी दरकार होती है, जो कार्बन के पास नहीं है। तो फिर हल क्या है? कार्बन ना इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है, बल्कि ये शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन्स की इस शेयरिंग को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी शराकत या शेयरिंग से बनता है। और चूंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब ये टेट्रावेलेंट है। अच्छा, तो अब हम सेक्शन 2 की तरफ आते हैं, जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स का बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जी, तो बच्चों, आइए देखते हैं कि एटम्स कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ एक जोड़ा शेयर हो। इसकी मिसालें नोट्स में दी गई हैं। जी, जैसे हाइड्रोजन यानी H2। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक जोड़ा शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। इसी तरह फ्लोरीन यानी F2 और फिर मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 है। इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। और एक और मिसाल ईथेन की है, C2H6। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का एक एक जोड़ा शेयर हो रहा होता है। अच्छा, तो डबल बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स के 2 जोड़े शेयर हो रहे हों तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। जी बिल्कुल। बच्चों, इसकी मिसाल ऑक्सीजन गैस यानी O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 में कार्बन दरमियान में होता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और फिर बारी आती है ट्रिपल बॉन्ड की, मतलब जब 3 जोड़े शेयर हों। इसकी बेहतरीन मिसाल नाइट्रोजन गैस है, यानी N2। बिल्कुल दुरुस्त। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो बहुत हैरानकुन है। सेक्शन 3, कार्बन की हमागीर नोयत और हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, ये वाकई हैरानकुन है। बच्चों, नोट्स के मुताबिक कार्बन के 3 मिलियन से ज्यादा मुरक्कबात हैं, मतलब 30 लाख से ज्यादा। ऐसा क्यों है भला? इसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है कैटनेशन, मतलब कार्बन की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लंबी जंजीरें बनाने की सलाहियत। जी, कार्बन आपस में जुड़कर सीधी जंजीर, शाखदार जंजीर और बंद रिंग्स भी बना सकता है। और दूसरी वजह है उसकी टेट्रावेलेंसी। जैसा कि हमने पहले बताया, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए ये हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन्स के साथ बड़ी आसानी से बॉन्ड बना लेता है। सही। और इसीलिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की एक पूरी दुनिया है। हाइड्रोकार्बन्स वो मुरक्कबात होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। जी, और इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड को एल्केन्स कहा जाता है। बिल्कुल, एल्केन्स में कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। उनके नाम के आखिर में ANE आता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। और दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। उनमें एल्कीन्स और अल्काइन्स आते हैं। जी, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। नाम के आखिर में ENE आता है और फॉर्मूला CnH2n होता है। और अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों। इनके आखिर में YNE आता है और फॉर्मूला है CnH2n-2। अच्छा, तो अब हम सेक्शन 4 पर आते हैं, होमोलॉगस सीरीज और आइसोमर्स। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? बच्चों, ये एक जैसी कीमियाई खुसूसियात वाले मुरक्कबात की सीरीज होती है जिसके लगातार अरकान में बिल्कुल एक CH2 ग्रुप का फर्क होता है। मतलब अगर हम एल्केन सीरीज की मिसाल लें तो उसमें मीथेन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन शामिल है। हर अगले मेंबर में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। जी, और इस सीरीज की 4 खास बातें नोट्स में लिखी हैं। एक तो ये कि इन सब का जनरल फॉर्मूला एक ही होता है। दूसरा, इनकी तैयारी के तरीके भी यकसां होते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि इनकी तबई खुसूसियात मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बाकायदा तब्दीली आती है। और चौथी बात, इनकी कीमियाई खुसूसियात बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अच्छा, अब हम आइसोमर्स की बात करते हैं। बच्चों, आसान अल्फाज में इसे यूं समझें कि फॉर्मूला एक लेकिन शक्ल मुख्तलिफ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। अब इसकी 2 शक्लें हो सकती हैं। एक नॉर्मल ब्यूटेन जिसमें चारों कार्बन एक सीधी जंजीर में जुड़े होते हैं, और दूसरी शक्ल है आइसोब्यूटेन जिसे 2-मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। इसमें 3 कार्बन सीधे होते हैं और एक कार्बन शाख की तरह बीच वाले कार्बन पर लगा होता है। वाह! अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे मुरक्कबात के नाम कैसे रखे जाते हैं। ये हमारा सेक्शन 5 है, कार्बन मुरक्कबात के नाम रखने का तरीका या नॉमेनक्लेचर। जी बच्चों, नाम रखने का एक मरहलावार तरीका है। पहला कदम ये है कि कार्बन एटम्स गिनने हैं। बिल्कुल, अगर एक कार्बन है तो नाम मीथ से शुरू होगा, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट और 5 कार्बन हो तो पेंट। और उसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। बच्चों, फंक्शनल ग्रुप वो खास एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो पूरे मुरक्कब की खुसूसियात तय करता है। हेलो एल्केन में क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप लगता है। जैसे प्रोपेन के साथ लग जाए तो नाम बनेगा क्लोरोप्रोपेन। दूसरा ग्रुप है एल्कोहल। इसकी पहचान OH ग्रुप है और नाम के आखिर में ऑल आता है, जैसे प्रोपानॉल। तीसरा है एल्डिहाइड। इसके आखिर में अल आता है, जैसे प्रोपेनॉल। चौथा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। इसकी पहचान C+O है और नाम के आखिर में ओन आता है, जैसे प्रोपानॉन। पांचवा बहुत अहम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आखिर में ओइक एसिड आता है, मिसाल के तौर पर प्रोपेनोइक एसिड। और छठा है डबल बॉन्ड मतलब अल्केन। नाम के आखिर में ईन आता है, जैसे प्रोपीन। और आखिरी यानी 7वां ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, जिसके आखिर में आइन आता है, जैसे प्रोपाइन। बिल्कुल दुरुस्त। बच्चों, आपने इन सब की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ, कार्बन मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात, हिस्सा अव्वल। जी, इसमें सबसे पहले है दहन मतलब कंबस्शन या चीजों का जलना। देखें बच्चों, कार्बन जब ऑक्सीजन में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ बहुत सारी हरारत और रोशनी खारिज होती है। बिल्कुल, नोट्स में कुछ मसावात दी गई हैं। मैं पहली इक्वेशन बताता हूं। कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके बनाते हैं CO2 प्लस हीट और लाइट। दूसरी मसावात मीथेन की है, CH4+2O2। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे 2H2O प्लस CO2 और साथ हीट और लाइट। और तीसरी इक्वेशन एथेनॉल की है,
C2H5OH प्लस 3O2। इससे बनता है 3H2O प्लस 2CO2 और वही हीट और लाइट। अच्छा, दहन के बाद दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का शामिल होना। जी बच्चों, अल्कोहल को मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से गर्म करके कार्बोऑक्सिलिक एसिड में तब्दील किया जा सकता है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? एक है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 और दूसरा है तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। बिल्कुल। मसावात कुछ यूं है कि इथेनॉल में जब ऑक्सीजन शामिल होती है इन कैटलिस्ट्स के मौजूदगी में, तो वो इथेनोइक एसिड बन जाता है। सही। अब बारी है सेक्शन 7 की, कार्बन मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात का दूसरा हिस्सा। इसमें हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एडिशन का मतलब है किसी चीज का शामिल होना। बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में डबल बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन शामिल होकर इसे सैचुरेटेड बना देती है। मसावात बहुत सादा है। C2H4 जो कि इथीन है प्लस H2 कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये बन जाएगा C2H6 मतलब इथेन। और बच्चों, एक फन फैक्ट सुने। इसी अमल को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। फैक्ट्रियों में खुर्दनी तेल यानी लिक्विड ऑयल को वनस्पति घी में बदलने के लिए यही रिएक्शन इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। उसके बाद अगला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक चीज की जगह दूसरी चीज का आ जाना। हाँ, सूरज की रोशनी में हेलोजेंस जैसे क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे मीथेन यानी CH4 का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन। सूरज की रोशनी में ये 4 मराहिल में होता है। बिल्कुल। पहले मरहले में एक हाइड्रोजन निकलता है और एक क्लोरीन लगता है तो बनता है CH3Cl। फिर CH2Cl2, फिर CHCl3। और आखिरी मरहले में सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 बन जाता है। अच्छा, तो अब हम सेक्शन 8 पर आते हैं। अब हम 2 बहुत अहम कार्बन मुरक्कबात को तफसील से पढ़ेंगे। पहला है एथेनॉल। जी। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इसकी तबई खुसूसियात की बात करें तो ये बेरंग होता है, इसकी बू खुशगवार होती है और जायका जलता हुआ सा होता है। और हाँ बच्चों, इथेनॉल पानी में हर तनासुब में हल हो जाता है। इसके इस्तेमाल भी बहुत हैं। जैसे ये अल्कोहलिक मशरूबात में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसके अलावा ये एक बेहतरीन सॉल्वेंट है और दवाओं जैसे टिंचर आयोडीन और खांसी के शरबत में भी आम इस्तेमाल होता है। अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। पहला है सोडियम धात के साथ रिएक्शन। बच्चों, मसावात पर गौर करें। मसावात है 2C2H5OH प्लस 2Na। इसके नतीजे में बनता है 2C2H5ONa, जिसे सोडियम इथो ऑक्साइड कहते हैं, और साथ हाइड्रोजन गैस यानी H2 निकलती है। और इथेनॉल का दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी का निकल जाना। जी, अगर हम इथेनॉल को गर्म और गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ मिलाएं तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में से पानी निकल जाता है। और पीछे क्या बचता है? पीछे बचती है इथीन गैस, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। बच्चों, यहाँ एक स्टडी टिप याद रखें, H2SO4 यहाँ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब हम अगले अहम मुरक्कब की तरफ चलते हैं जो सेक्शन 9 में है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसे आम जुबान में एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी खुसूसियात की बात करें तो बच्चों, इसकी तेज चुभने वाली बू होती है और जायका खट्टा होता है। जी, और एक बहुत दिलचस्प बात, पानी में इसके 5 से 8% महलूल को हम सिरका या विनेगर कहते हैं, जो किचन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसके तशखीसी टेस्ट देख लें। चूंकि ये तेजाब है तो ये नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देता है। और दूसरा टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। जब इसे इस तेजाब में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तेजी से बुलबुले बनते हैं। इसके इस्तेमाल भी नोट्स में लिखे हैं। ये अचार में प्रिजर्वेटिव के तौर पर डाला जाता है। इसके अलावा मसनूई फाइबर, परफ्यूम, प्लास्टिक और अद्वियात बनाने में भी काम आता है। बच्चों, यहाँ इम्तिहानी मश्क के लिए एक फर्क जरूर याद रखें। इथेनॉल की बू खुशगवार होती है, जबकि एथेनोइक एसिड की बू
चुभने वाली होती है जी। और इथेनॉल लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता और ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 बनाता है, जबकि इथेनोइक एसिड ये दोनों काम करता है। सही। अब हम सेक्शन 10 पर आते हैं, जिसमें हम इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस पढ़ेंगे। बच्चों, ये 4 रिएक्शंस आपने लाजमी याद रखने हैं। पहला है एस्टरिफिकेशन। जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में मिलते हैं थोड़े से तेजाब की मौजूदगी में, तो वो एस्टर बनाते हैं। जी, मसावात है CH3COOH प्लस C2H5OH और ये बनाता है CH3COOC2H5 जो कि एक एस्टर है। और बच्चों, इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस एस्टर में से मीठे फलों जैसी खुशबू आती है। दूसरा रिएक्शन है सपोनिफिकेशन। ये दरअसल एस्टरिफिकेशन का बिल्कुल उलट है। जी, अगर हम इसी एस्टर को एक एल्कली जैसे NaOH के साथ मिलाकर गर्म करें तो वो वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम नमक बन जाता है। इस अमल से साबुन बनाया जाता है। तीसरा रिएक्शन बेसिस के साथ है। इथेनोइक एसिड एक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर नमक और पानी बनाता है। बिल्कुल, मुसावात बनेगी CH3COOH प्लस NaOH, जिससे CH3COONA मतलब सोडियम एसिटेट और पानी यानी H2O बनेगा। और चौथा रिएक्शन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ है। इस रिएक्शन में नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मसावात बिल्कुल तफसील से नोट्स में दी गई हैं। जी, अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 11, साबुन और डिटर्जेंट्स की बुनियादी बातें। बच्चों, आप रोज साबुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ पानी चिकनाई को क्यों साफ नहीं कर सकता? क्योंकि पानी तेल और चिकनाई के साथ हल नहीं होता, इसलिए हमें साबुन की जरूरत होती है। साबुन दरअसल लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सोडियम या पोटेशियम नमक होता है। बिल्कुल, जैसे सोडियम स्टेरेट। बच्चों, साबुन की साख्त बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन दुम होती है जो पानी से डरती है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है और तेल में हल होती है। और इसका एक छोटा सा आयनिक सर होता है जो पानी से मोहब्बत करता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है और पानी में हल होता है। लेबोरेटरी में साबुन बनाने का तरीका भी नोट्स में है। जानवरों की चर्बी या नबाताती तेल को NaOH के साथ गर्म करके साबुन बनाया जाता है। इसे सपोनिफिकेशन कहते हैं। और आखिर में थोड़ा सा नमक शामिल किया जाता है ताकि साबुन महलूल से अलग होकर तैरने लगे। सही। अब सेक्शन 12 के साबुन सफाई कैसे करता है। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसमें मिसेल्स का बड़ा किरदार है। मिसेल्स क्या होते हैं बच्चों? जब साबुन पानी में जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक गोल शक्ल बना लेते हैं। इस गोल दायरे में तमाम मॉलिक्यूल्स की दुमें अंदर की तरफ और आयनिक सर बाहर पानी की तरफ होते हैं। जी, सफाई के 4 मराहिल हैं। पहला है अटैचमेंट। साबुन के मॉलिक्यूल की दुम जाकर कपड़े की चिकनाई या तेल से चिपक जाती है। इमल्शन है। चिकनाई कपड़े से अलग होकर पानी में एक इमल्शन की शक्ल में आ जाती है। और चौथा मरहला है एजिटेशन, मतलब जब हम कपड़े को रगड़ते हैं तो वो चिकनाई पानी के साथ बह जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। एक छोटा सा तजुर्बा भी है नोट्स में। अगर आप तेल और पानी को मिलाएं तो वो अलग रहते हैं, लेकिन अगर साबुन डालकर हिलाएं तो वो मिक्स होकर इमल्शन बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन बच्चों साबुन में कुछ खामियां भी हैं। यही हमारा आखिरी सेक्शन है, साबुन की खामियां और डिटर्जेंट्स का उरूज। साबुन की सबसे बड़ी खामी हार्ड वाटर यानी सख्त पानी का मसला है। सख्त पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं। जब साबुन इस पानी में जाता है तो ये आयंस साबुन के साथ मिलकर एक सफ़ेद चिपचिपा मादा बनाते हैं जिसे स्कम कहते हैं। इससे साबुन ज़ाया होता है और सफाई नहीं होती। और इसी मसले को हल करने के लिए डिटर्जेंट्स बनाए गए। डिटर्जेंट्स को सोपलेस सोप्स या साबुन के बगैर साबुन भी कहते हैं। जी, डिटर्जेंट्स दरअसल लंबी जंजीर वाले बेंजीन सल्फोनिक एसिड के नमकियात हैं। इनकी खास बात यह है कि ये हार्ड वाटर में स्कम नहीं बनाते। बिल्कुल, और हार्ड वाटर में भी बेहतरीन झाग बनाते हैं। नोट्स में साबुन और डिटर्जेंट्स के 4 फर्क बताए गए हैं। पहला, साख्त का फर्क जो हमने अभी बताया। दूसरा फर्क हार्ड वाटर में कारकर्दगी का है।
صابن ہارڈ واٹر میں کام نہیں کرتا جبکہ ڈٹرجنٹ کرتا ہے۔ تیسرا فرق صفائی کی طاقت کا ہے۔ ڈٹرجنٹس کی صفائی کی طاقت صابن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا فرق ہے ماحولیاتی اثرات کا۔ بچوں، صابن 100% بایو ڈی گریڈیبل ہیں، مطلب ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ کچھ ڈٹرجنٹس پانی میں آلودگی پھیلاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا مکمل چیپٹر۔ جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ اب جب آپ اگلی بار صابن سے ہاتھ دھوئیں یا کچن میں سرکہ دیکھیں تو یاد رکھیں کہ آپ کاربن کے شاہکاروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، ذرا سوچیں کہ اگر کاربن کے اندر کیٹونیشن کی وہ حیرت انگیز صلاحیت نہ ہوتی تو کیا ہماری زندگی میں یہ لاکھوں مرکبات اور ہم خود موجود ہوتے؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ جی واقعی۔ تو بچوں، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو فار مور اپڈیٹس. سبسکرائب ٹو دس چینل.